3 दिसंबर 1984 जब भोपाल का सारा शहर सो रहा था तो रात के करीब 2 बजे के आसपास वहां के लोगों की आंखें और स्किन जलने लगती हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि अचानक ये क्या होने लगा है। दरअसल ये होता है दोस्तों, एक बहुत ही जहरीली गैस एमआईसी के पूरे भोपाल शहर में फैल जाने के कारण। तो चलिए गहराई से जानते हैं आखिर 3 दिसंबर की रात को भोपाल के शहर में हुआ क्या था। Fateful night of December the 2nd and morning of December the 3rd in 1984, Bhopal witnessed the world's worst industrial disaster. About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. ऐसा ही उसके द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा एक प्रोडक्ट था सेविन, जिसके लिए एक एमआईसी गैस की जरूरत पड़ती है। एमआईसी एक ऐसी गैस जिससे पूरा भोपाल शहर आज भी प्रभावित है। दोस्तों, एमआईसी एक बहुत ही विषैली गैस है जिसका केमिकल फार्मूला होता है NH3CO। यही एमआईसी गैस 3 दिसंबर की सुबह होने से पहले ही रात के करीब 2 बजे तक में पूरे भोपाल शहर में फैल जाती है। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि 2 दिसंबर की रात को रात के करीब 11:30 बजे कुछ वर्कर के द्वारा एक पाइपलाइन से कुछ लिक्विड लीक होने को नोटिस किया गया और उन वर्करों ने अपने सुपरवाइजर को इसकी जानकारी दी। तो सुपरवाइजर ने इस इनपुट को इग्नोर करके रात के टी ब्रेक के लिए वो सभी वर्करों के साथ चले गए। दरअसल प्लांट में एमआईसी गैस को स्टोर करने के लिए 3 टैंक लगे थे, E610, E611 और E619। इनमें से एक टैंक 610 जिसमें कि एमआईसी गैस को स्टोर करके रखा गया था, कुछ वर्करों के द्वारा पाइपलाइन का मेंटेनेंस करते टाइम कुछ वाटर की बूंदें उस टैंक में चली जाती हैं और पानी के कांटेक्ट में आते ही गैस और वाटर के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे कि टैंक के अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ने लगता है और फिर रात के करीब 1 बजे तक में टैंक से गैस लीक वर्करों के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और प्लांट से वर्करों को बाहर निकालने का कार्य शुरू हो जाता है और रात के करीब 3 बजे तक में हवा के माध्यम से एक जहरीली गैस पूरे भोपाल शहर में फैल जाती है, जिससे कि बहुत सारे लोग, लगभग 15,000 से भी ऊपर लोग मारे जाते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल गैस डिजास्टर का रूप ले लेता है। The toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday has killed at least 1,600 people, and they say another 50,000 people may suffer serious after effects such as blindness and sterility. The Union Carbide. दोस्तों, ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक इतनी खतरनाक केमिकल बेस्ड कंपनी में इतने बड़ा डिजास्टर हुआ कैसे। मेन रीजन क्या था इस बड़े डिजास्टर का, तो मेनली 2 पॉइंट आते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है ह्यूमन एरर, कुछ वर्कर के द्वारा या सुपरवाइजर के द्वारा क्या क्या गलतियां की गई। दूसरा है फॉल्टी इक्विपमेंट डिवाइस, जो कि अपनी पूरी इफिशियंसी के साथ कार्य भी नहीं कर रहे थे। इसको हम एक एक करके आगे समझेंगे। यदि ह्यूमन एरर की बात करें तो जैसा कि मैं वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि कुछ वर्कर के द्वारा एक पाइपलाइन से वाटर की बूंदें लीक होते हुए नजर आई, पर उन्होंने इस इनपुट को इग्नोर किया। यदि यहीं से इसके रूट कॉज को पता करते तो हो सकता था कि इस बहुत बड़े डिजास्टर को रोका जा सकता था। दरअसल दोस्तों, जो मैं आपको 3 टैंक के बारे में बताया था, उनमें से 2 टैंक में एमआईसी गैस भरी जानी थी, तीसरे टैंक को खाली रखा जाना था इमरजेंसी टाइम के लिए। लेकिन यदि हम जो 2 टैंक में एमआईसी गैस स्टोर करके रखी जानी थी, एक्चुअली में उनकी कैपेसिटी थी, इस टैंक को ओनली 60% तक ही एमआईसी गैस के द्वारा भरा जाना था। बाकी के जो 40% थे उसमें एक प्रेशराइज नाइट्रोजन सेफ्टी के रूप में भरा जाना था। लेकिन दरअसल हुआ ये था कि उस दिन उस दोनों टैंक 60% कैपेसिटी से ज्यादा भरे गए थे। फिर इसके बाद एक और गलती आती है कि बहुत सारी पाइपलाइन जो थी उनको रेगुलरली मेंटेनेंस और सफाई किया जाना था, लेकिन बहुत दिनों से उनका ना मेंटेनेंस हुआ था ना ही सफाई हुई थी। और दोस्तों, जो तीसरा टैंक था वो इमरजेंसी टाइम के लिए खाली रखा जाना था, लेकिन उस रात वो इमरजेंसी टैंक भी एमआईसी गैस से भरा हुआ था। ये बहुत सारी ह्यूमन एरर थी जिसकी वजह से ये डिजास्टर का रूप ले लिया। अब बात करते हैं फॉल्टी इक्विपमेंट डिवाइस की। तो दोस्तों, इनकी हालत तो और भी खराब थी। एमआईसी टैंक में लगे लेवल इंडिकेटर भी कार्य नहीं कर रहे थे।
लेवल इंडिकेटर जो ये बताता है कि इस टैंक में MIC कितना भरा हुआ है। दोस्तों, हाई टेम्परेचर अलार्म टैंक के ऊपर लगे रहते हैं, लेकिन ये हाई टेम्परेचर अलार्म भी कार्य नहीं कर रहे थे। टैंक 610 का प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी खराब हो चुका था और उसको मेंटेनेंस भी नहीं किया गया था। ये बहुत सारी चीजें जो कि इग्नोर की गई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इंडस्ट्रियल प्लांट में। और ऐसी बहुत सारी गलतियां यदि मैं आपको गिनाने जाऊं, में 2 सेफ्टी अलार्म लगे रहते हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पे उनको ऑन किया जाता है। एक होता है वर्कर के लिए, प्लांट में काम कर रहे वर्कर के लिए, और दूसरा होता है प्लांट के आसपास रह रहे लोगों के लिए। यदि कोई इमरजेंसी हो रहा है, ये दोनों अलार्म बजते हैं, लेकिन उस रात को ये दोनों अलार्म काम भी नहीं कर रहे थे। आप सोच सकते हैं दोस्तों, इतने सारे सेफ्टी इक्विपमेंट के खराब होने के बाद भी इस प्लांट को ऑपरेट कैसे किया जाता था। और ये बहुत अचंभित की बात है, इस पे किसी भी गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एजेंसी की नजर भी नहीं गई। दरअसल दोस्तों, इस बहुत बड़े डिजास्टर के 2 साल पहले ही राजकुमार केसवानी एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट थे। इन्होंने 9 महीने की इन्वेस्टिगेशन करके 3 आर्टिकल लोकल मीडिया न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। इन्होंने 2 साल पहले ही 1982 में अपना पहला आर्टिकल लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया और इस फैक्ट्री के सेफ्टी लैब्स के बारे में बताया। और इस आर्टिकल का टाइटल था, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। राजकुमार जी अपनी इस रिपोर्ट के बारे में उस समय के MP के CM रहे अर्जुन सिंह को भी बताया, लेकिन हुजूर को कहाँ टाइम था ऐसी बातें सुनने के लिए। इन सभी घटनाओं को होने के बाद यदि गवर्नमेंट रिस्पांस की बात करें, तो गवर्नमेंट रिस्पांस के अंतर्गत पहला कदम उसका था 1985 में गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया जाता है, जिससे गवर्नमेंट को एक अधिकार मिल जाता है कोर्ट में इस विक्टिम को रिप्रेजेंट करने के लिए। 1989 में विक्टिम को रिप्रेजेंट करते हुए गवर्नमेंट ने UCC के साथ एक $470 मिलियन का समझौता किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार था और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये उचित और न्याय संगत है। लेकिन वहीं इस डिसीजन को कुछ विक्टिम और उनके ग्रुप के द्वारा इसको अपर्याप्त और अनुचित बताया गया। इस अमाउंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सेफली डिपॉजिट किया गया, लेकिन वहीं गवर्नमेंट पे ये एलिगेशन लगता है कि इस अमाउंट को विक्टिम में प्रॉपर्ली प्रोवाइड करने के बहुत डिले किया गया। वहीं इस एलिगेशन पे गवर्नमेंट का कहना था कि इतने सारे विक्टिम को एक सही तरीके से पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसी चीज में इस चीज का डिले हो रहा है और कुछ करप्शन एलिगेशन भी गवर्नमेंट पे लगे। फिर 2001 में गवर्नमेंट ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए एक हॉस्पिटल बनवाया, जिसका नाम था भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां पे वहां के सर्वाइवर विक्टिम का इलाज किया जाता है। दोस्तों, ये था गवर्नमेंट रिस्पांस, जो कि आपको और मुझे भी लगता है कि ये बहुत ही कमजोर रिस्पांस था। इससे अच्छा रिस्पांस भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा सकता था। दोस्तों, इस बहुत बड़े गैस डिजास्टर के वजह से तुरंत तो 20,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोग उससे प्रभावित हुए, लेकिन इस गैस लीक का पूरे इन्वायरमेंट पे और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या रहा है, यदि इसकी बात करें तो Bharti Agrawal was only a baby when the India's worst industrial disaster shook Bhopal and was fortunate to not suffered. But Unnati, her second daughter, was born blind and with a stunted brain. तो सबसे पहला नाम आता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। यदि हम सांस लेने की बात करें तो वहाँ के लोगों में आज भी सांस लेने की प्रॉब्लम है और वहाँ के लोगों को अस्थमा और फेफड़े से बहुत सारी बीमारियां अभी भी होती आ रही हैं। Since the accident, the 500 doctors in Bhopal have been working without rest, but the number of people needing treatment continues to grow as more and more victims are found lying helplessly in their homes. दूसरे प्रभाव की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा है आई प्रॉब्लम। वहाँ के लड़कों और लोगों की आंखें आज भी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। आंखों वाली बहुत सारी बीमारियां होती आ रही हैं और उससे उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। यदि तीसरे प्रभाव की बात करें दोस्तों, तो है रिप्रोडक्टिव इफेक्ट। वहाँ की महिलाओं में आज भी बहुत सारी मिसकैरेज, प्री मैच्योर बर्थ भी देखने को मिलता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है
हैं जो कि महिलाओं को आज भी झेलने पड़ रही हैं। इस प्रकार दोस्तों भोपाल के इफेक्टेड एरिया में आज भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।